वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आ गए हैं सोशल स्टडीज़ क्लास 8 चैप्टर 4 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। चैप्टर का नाम है सिटीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। तो ये चैप्टर है, ये काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा है। कई लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो ये कुछ कहानियों की गेम है। एक गेम खेलिए जिसमें आप कुछ कहानियाँ सुनिए और इतने में वो कहानियाँ सुनते सुनते ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन पर आते हैं इस चैप्टर के। इंट्रोडक्शन में यही है कि 18th सेंचुरी से पहले जो है, आपने सुना ही होगा कि जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस तरह से आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जिसमें ये बताया गया है कि भारत पहले क्या था। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की इम्पोर्टेंस क्या थी, उसका ट्रेड क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, वो कितना डेवलप था। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। आयुर्वेद में कितना आगे था, साइंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे था। जो कैलकुलेशन आज के दिन जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो नासा आज के दिन करता है, वो हमारे पूर्वजों ने कितने साल पहले, कितने दशक पहले, कितनी सेंचुरीज़ पहले, कितनी शताब्दियाँ पहले कर ली हुई थी। वो नासा आज के दिन प्रूव करता है कि हाँ भाई ये था, ये इंडियंस ने कर लिया हुआ था। इंडियंस ने ज़ीरो भी दिया, सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तो उससे पहले 18th सेंचुरी से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, इंडिया की इकनॉमी जो थी वो भी बहुत फलती फूलती थी, प्रॉस्परस थी। और इंडिया जो था एक डेवलपिंग या डेवलप्ड इकॉनमी ही था दुनिया की। लेकिन ये जो 100 साल ब्रिटिश यहाँ पे रह के गए, 100 साल से भी ज़्यादा रह के गए, लेकिन 100 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस एरा में अभी हम बात करेंगे उस एरा तक लगभग 100 साल होते हैं ब्रिटिशर्स को इंडिया आए हुए। वो 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने इंडिया का क्या हाल किया, हम वो अभी देखने जा रहे हैं आपके साथ में। उन्होंने इंडिया की दुर्दशा कर दी, ऐसे दीन मीन हाल में कर दिया इंडिया को कि टोटल कोलैप्स हो गया था इंडिया की इकॉनमी का, इंडिया के विलेजेस का, इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री का, हैंडीक्राफ्ट का, ट्रेडिंग का, एग्रीकल्चर का, सब चीज़ का टोटल कोलैप्स, ठप कर दिया था उन्होंने पूरा इंडिया का। सब चीज़ जो भी इंडिया में था वो सब चीज़ पिछड़ा हुआ, बेकार, ऐसे सब बता के सब कुछ ठप कर दिया हुआ था उन्होंने। इंडिया जो एक सप्लायर था दुनिया भर में फिनिश गुड्स का, दुनिया भर में इंडिया के सामान के डंके माने जाते थे, उसको उन्होंने रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, और वो भी एक्सट्रीमली लो रेट पे, सबसे सस्ते दामों पे। अगर आपको नहीं बेचना है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करिए, जिसमें आपकी मार पिटाई और जेल सब कुछ होएगा। आपकी ज़मीन भी छीन ली जाएगी, आपकी जायदाद छीन ली जाएगी, सब कुछ होएगा। हर तरीके से एट्रॉसिटी होएगी, हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होएगा, और उसका कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आप कहीं पे जाके अपील नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस, कोर्ट सब उनके ही हाथ में था। तो इंडिया को एक सप्लायर बना दिया, वो भी एक्सट्रीमली लो रेट्स पर, और इंडिया को मार्केट बना दिया। जो गुड्स ब्रिटिश इंडस्ट्री में बनेंगे वो ला के इंडिया में डंप कर दिया जाएगा। इंडिया के पास और कोई गुड्स नहीं होएगा। अगर जो भी गुड्स ख़रीदना है तो ब्रिटिश गुड्स ख़रीदो, और वो भी हाई रेट पे। दिल्ली और इस तरह की अन्य बड़ी सिटीज़ जो थी वो फ्लरिश करी ब्रिटिश राज में। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, अभी ब्रिटिश दौर को 100 साल हो गए हुए थे, उस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज़। तो ओल्ड सिटीज़ जो थे इंडिया के, उनको ट्रांसफॉर्म करा गया, नए तरीके के सिटीज़ डेवलप कर दिए गए।
क्यों करेंगे? इंग्लैंड वालों को तो और कुछ चाहिए नहीं था, इंग्लैंड वालों को तो सिर्फ यही चाहिए था ना कि इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे मिले और इंडिया में ला के डंप कर दिया जाए। लेकिन ये काम करने के लिए भी उनको ट्रेड रूट बनाने थे, पोर्ट बनानी थी, कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने थे, कुछ अपने ऑफिसर्स को रखने के लिए, अपनी आर्मी को रखने के लिए उनको फोर्ट्स बनानी थी। तो सिटीज़ जो थी उनको ट्रांसफॉर्म करा गया, नया रूप दिया गया, और वो भी उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया। ये सब कुछ इंडिया की भलाई के लिए नहीं बनाया गया था। ये गलत फहमी मत रख लेना कि इंडिया की भलाई के लिए बनाया गया था। उनके मतलब के लिए बनाया गया था। जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी उसके मतलब के अनुसार उन्होंने वो काम किए। कुछ मेट्रोज़ बन गए उसके, जो उन्होंने काम किया उसके बनिस्बत कुछ मेट्रोज़ बन गए जो आज के दिन मेट्रोज़ कहलाते हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कहानियाँ बताते जाएंगे आपको और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए हम पहली कहानी पे चलते हैं। लगातार कहानी आती जाएंगी इस चैप्टर में। तो पहली कहानी है मुंबई आइलैंड की कहानी। भाई जैसे फिल्मी कहानियाँ होती हैं, मिर्ची मसाला लगा के, वैसी कहानी नहीं है। बहुत संक्षेप में, समरी में, बहुत फास्ट तरीके से हम आपको ये कहानी बता देंगे ताकि आपका चैप्टर भी फास्ट तरीके से ख़त्म हो जाए। ये और इसके बाद की सारी कहानियाँ बिना मिर्च मसाले के, बिना ऐसे सब चीज़ों के, सिंपल संक्षेप में टू द पॉइंट कहानियाँ बताएंगे आपको। तो मुंबई आइलैंड की कहानी इस तरीके से है कि ये पोर्चुगीज़ रूल में था। ये पोर्चुगीज़ का रियासत थी, उसका एरिया था, उसका जो भी था। तो ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स II की शादी होती है पोर्चुगल की प्रिंसेस के साथ में, उसकी राजकुमारी के साथ में। चार्ल्स II ब्रिटिश एम्परर या ब्रिटिश प्रिंस कह लीजिए। तो पोर्चुगीज़ ने दहेज में, डाउरी में ब्रिटिश प्रिंस को मुंबई का आइलैंड दे दिया। वो मुंबई का आइलैंड जो है ब्रिटिश प्रिंस से लीज़ पर ले लिया या एम्परर से लीज़ पर ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही नॉमिनल रेट 10 पाउंड इतना सस्ते में लिया। पाउंड जैसे इंडिया में रुपी चलता है वैसे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पाउंड चलता है। तो 10 पाउंड्स के लीज़ पे वो ले लिया गया मुंबई। और EIC कुछ नहीं है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को डेवलप किया एज पोर्ट, एज सिटी, ट्रेडिंग के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, उनके मतलब के लिए उन्होंने उसको डेवलप किया। जो आज के दिन मुंबई कहलाता है, पहले उनके ज़माने में बॉम्बे कहलाता था, आज के ज़माने में मुंबई कहलाता है। तो वो एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बन चुका है। ये थी मुंबई की स्टोरी। अब हम आते हैं सूरत की स्टोरी। मैंने आपको कहा ना, कहानियाँ सुनाते जाएंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सूरत की जो स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरीड और एक्साइटिंग स्टोरी है। 1573 AD में मुग़ल बादशाह अकबर ने सूरत को कॉन्कर किया, जीत लिया। मुग़ल पीरियड के दौरान ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था वेस्टर्न इंडिया में। इंडिया के वेस्टर्न भाग में बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट भी थी। यहाँ पे सब धर्मों के, सब जातियों के, सब कास्ट के लोग रहते थे। ये जाना जाता था, फेमस था अपने ज़री के काम के ऊपर, जो गोल्ड सिल्वर की थ्रेड्स से जो काम किया जाता है ना कपड़ों पे, ज़्यादातर लेडीज़ के कपड़ों पे, उसको ज़री वर्क कहते हैं। तो ज़री वर्क के लिए बहुत ही मशहूर था। 17th सेंचुरी में फर्स्ट ब्रिटिश फोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। वो वेयर हाउस का काम करती थी ब्रिटिशर्स के लिए, और इसके अलावा डच और पोर्चुगीज़ की भी फोर्ट बनी यहाँ पे। आज के दिन सूरत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और कमर्शियल सेंटर भी है, पोर्ट भी। तो अब हम आते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से
मुंबई और सूरत की कहानी चलती है, उसी तरीके से मछलीपट्टनम, मौसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ईस्ट कोस्ट में है। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने उसी तरीके की कहानी के अनुसार एक फ़ोर्ट इस्टेब्लिश करी। फिर चेन्नई, ईस्ट कोस्ट पे चेन्नई 1640 एडी में वहाँ पे भी फ़ोर्ट इस्टेब्लिश कर ली। उस चेन्नई की फ़ोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट, और उस फोर्ट के इर्द गिर्द बस्तियां बनती गई और एरिया डेवलप हो गया और चेन्नई का सिटी बन गई। कोलकाता जो है 1698 एडी में ब्रिटिश ने वहाँ पे ओनरशिप ली, 3 गांव की ओनरशिप, 3 गांव का अधिकार उनको मिल गया, ओनरशिप, स्वामी का ना हक मिल गया उनको। वो गांव थे कालीघाट, गोविंदपुर और सुतनती। तो यहाँ पर उन्होंने बनाई अपनी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी कॉलोनी भी बनाई और बाद में बढ़ते बढ़ते ये चीज़ कोलकाता बन गया। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इस तरीके से पोर्ट्स के तौर पे और अपना कमर्शियल सेंटर बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, जो आज के दिन बन जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर्स, मॉडर्न इंडिया के आज के दिन। ठीक है, तो अब हम आते हैं नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू कैपिटल, इसकी कहानी पे। तो दिल्ली जो था वो सल्तनत था मुग़ल एम्पायर का, ठीक है, कैपिटल भी था। और इससे पहले कि हम न्यू दिल्ली पे आए, हम आपको चलिए दिल्ली की कहानी सुनाते हैं। दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे बसा हुआ, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 14 बार दिल्ली जो है कैपिटल बना, अलग अलग दौर में, अलग अलग राजाओं में, अलग अलग सियासतों में, अलग अलग राजवंशों में। तो सबसे फेमस कैपिटल जब बना वो था शाहजहाँ के दौर में, मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ के दौर में, तब इसको कहा जाता था शाहजहानाबाद। ये दौर था 1649 एडी। तब ये सबसे ज़्यादा सुंदर बताया जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल था तब। रेड फोर्ट, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ये सब पुरानी दिल्ली में आते हैं, ओल्ड दिल्ली में। जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उस ज़माने की दिल्ली में का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, ऊंचाई में सबसे ऊंची जगह थी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है दुनिया में बहुत ही फेमस और मैग्निफिसेंट मॉस्क्स में से एक है, और इंडिया में ही है, दिल्ली में है ये। तो चलिए अब हम आते हैं नई दिल्ली की कहानी में। ये तो दिल्ली की कहानी होगी, अब नई दिल्ली की कहानी पे आते हैं। तो नई दिल्ली जो है वो कैपिटल तो था मुग़ल सल्तनत का, और 1803 एडी में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया मराठा से, मराठा वॉर्स में। मराठास के पास था दिल्ली लास्ट, तो उनसे कॉन्कर करके दिल्ली को ले लिया, और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल जो था कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। 1911 एडी में नई दिल्ली की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जो आज के दिन नई दिल्ली कहलाता है। मतलब उन्होंने तो दिल्ली की कंस्ट्रक्शन करी, जो आज के दिन नई दिल्ली कहलाता है, और उसको उन्होंने ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली का नाम भी दिया, तो आप इसको न्यू दिल्ली भी कह सकते हैं। और ये बना कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बहुत ही खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल मेट्रोपोलिस बन चुका है अब ये। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी छाप छोड़ना चाहते थे, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखना चाहते थे, अपना विजिटिंग कार्ड रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया ये जब देखे तो बोले कि आप ब्रिटिशर्स का काम, ऐसा अपना सिक्का जमाना चाहते थे दिल्ली के ऊपर कि वो उनकी पहचान बन जाए, उनकी वर्चस्व का वो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ की जितनी ओल्ड फोर्ट्स थी, काफ़ी सारी ओल्ड फोर्ट्स, गार्डन्स, पार्क्स, मॉस्क, मस्जिदें, ये सब को डिमोलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली को सेफ़ बनाना था उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने लिए सेफ़ जगह बनानी थी दिल्ली को। रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया, रेलवे लेके आए, और जब रेलवे लेके आए तो दिल्ली एक्सपैंड करने लगा। पहले सिर्फ फोर्ट के हिस्से में दिल्ली था, रेड फोर्ट के हिस्से में दिल्ली था,
वो रेड फोर्ट से एक्सपैंड करते करते दिल्ली फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया है कि अब गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा ये सबको भी टच कर चुका है एक तरीके से, और हरियाणा, यूपी और ये सब जगह के अंदर में भी घुस जाएगा दिल्ली, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बन ही चुका हुआ है। तो ये सारा कुछ शुरू होता है जब रेलवे आती, तब से दिल्ली एक्सपैंड करने लगता है। और एडवर्ड लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को काम दिया गया कि आप दिल्ली को डिज़ाइन करिए, नक्शा बनाइए, उसके अनुसार आप दिल्ली को डिज़ाइन करिए और उसके अनुसार दिल्ली को बनवाइए। और रायसना हिल्स जो साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली यानी कि रेड फोर्ट से साउथ की तरफ जो था रायसना हिल्स, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है नई दिल्ली की। वॉइसरॉय हाउस जो आज के दिन राष्ट्रपति भवन कहलाता है, तो राष्ट्रपति भवन यानी कि वॉइसरॉयज हाउस, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। सेक्रेटेरिएट जहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट का सारा कामकाज यहाँ से होता था, तो सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनाया गया। राजपथ मार्ग बनाया गया, 20 साल लगे नई दिल्ली को बनाने के लिए, लेकिन बहुत सुंदर बनाया उन्होंने, उनके हिसाब से बहुत सुंदर बनाया, लेकिन डिमोलिश भी बहुत कुछ करा। तो अब सिटीज़ के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, फिर इंडस्ट्रीज़, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो पहले, सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गोल्डन एरा था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में। जैसे कि ढाका की मसलिन, मलमल का कपड़ा, लोग कहते थे कि एक अंगूठी के अंदर से वो पूरा साड़ी या बहुत बड़ा कपड़ा निकाल देते थे, बहुत चौड़ा कपड़ा निकाल देते थे, बहुत लंबा चौड़ा कपड़ा एक अंगूठी के अंदर से निकाल देते थे। इतना फाइन वर्क होता था मलमल के कपड़े का। फिर एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, प्रिंटिंग, कोम्बिंग, ये सब कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में होता था। और बहुत ही संपन्न, बहुत ही इकोनॉमिकली फॉरवर्ड था इंडिया, और कॉटेज इंडस्ट्री भी बहुत कमाल का काम करती थी। और इंडियन वीवर्स का जो वो करते थे काम, वो हैंडलूम पे वीविंग खुद ही करते थे, खुद ही खड्डी पे कपड़ा बनाते थे, उसकी डाइंग प्रिंटिंग भी खुद ही करते थे। वो डाइंग प्रिंटिंग करते थे पैरेट ट्री से, केसुदा ट्री से, उसको कलर लेके उसकी प्रिंटिंग, डाइंग, ये सब करते थे। और कॉटन क्लॉथ के ऊपर करते थे ये, और खुद ही करते थे, खुद ही कपड़ा बनाएंगे, खुद ही डाइंग, प्रिंटिंग, सब कुछ खुद ही करते थे। ऐसी उनकी कारीगरी थी, इतना उनके महारत था। यहाँ की साड़ियाँ जो थी, जैसे बांधनी, पटोला, ये दुनिया भर में बहुत फेमस थी। और विलेजेस में प्योर आयरन, लोहे को, लोहा जो होता है उसको पिघला के कास्ट आयरन बनाया जाता था फर्नेसेस में, और ये मर्चेंट्स को दे दिया जाता था, बेच दिया जाता था। रूरल इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी इंडिया की प्री ब्रिटिश एरा में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी थी और हो रही थी। तो अब हम आगे हुए हैं ये ब्रिटिश एरा में। तो अब ब्रिटिश एरा में ये कंजम्पशन इंडिया को देखा गया एज कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और कॉटेज इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, और उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट बना के इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सबको ख़त्म कर दिया गया। इंडिया से रॉ मटेरियल सोर्स करो बहुत ही सस्ते दामों पे, और यहाँ पे बेचो हमारा, मतलब इंग्लैंड का फिनिश प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे दामों पे, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, यूरोप में भी। तो अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज़। ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मूर्तियाँ बनाना, स्कल्पचर, मेटलर्जी, स्पाइसेस यानी मसाले, ये सब ख़त्म होने लग गए। कोई किसी में भी कुछ दम नहीं बचा, सब ख़त्म कर दिए गए।
और मॉडर्न फैक्ट्रीज़ इंग्लैंड में बनी, इंडिया में नहीं बनी भैया, इंग्लैंड में बनी मॉडर्न फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। ब्रिटिश ने अपना रूल पूरे इंडिया भर में फैलाना चालू कर दिया। बहुत बड़ी टेरिटरी इंडिया थी और उसके ऊपर अपना रूल फैलाना चालू कर दिया। क्यों रूल फैला रहे थे अपना? इतनी छोटी सी कंट्री, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन ब्रिटेन की, कि आप केरला और थोड़ा सा और एरिया लगा लो तो उतना बड़ा पूरा ब्रिटेन है। वो पूरे इंडिया में, इंडिया के साइज़ आप खुद ही जानते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। उतने बड़े इंडिया में पूरा रूल फैलाने की उनको क्या ज़रूरत थी? इतनी थोड़े से एरिया में वो कितनी इंडस्ट्री लगा लेंगे जो पूरे इंडिया में फैलाएंगे। लेकिन नहीं, उनको करना था सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे यूरोप भर में उन्होंने अपना मार्केट देखा और अपना मार्केट में के लिए गुड्स इंग्लैंड में बनाया। रॉ मटेरियल लिया उन्होंने इंडिया से और फिनिश गुड्स ला के पहुँचा दिए इंडिया में, और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो सारी ठप कर दी गई। जो भी चीज़ बचा वहाँ पे इंडिया में, वो सिर्फ उनके लिए और सिर्फ उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और फिनिश गुड इंडिया से इंडिया में वापस भेज दिया जाता था। रॉ मटेरियल लेते थे बहुत सस्ते दामों पे और फिनिश गुड्स बेचते थे बहुत हाई कॉस्ट, हाई प्राइसेस पे। सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में भी चीप रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाता था। ब्रिटिश इंडस्ट्री में काम होता था तो एक्सप्लॉयटेशन किसकी होती थी? इंडियंस की होती थी। बहुत प्रॉफिट कमाया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि चीप रॉ मटेरियल लिया गया इंडिया से और हाई प्राइस पे दिया गया, इसके लिए ह्यूज प्रॉफिट कमाया जाएगा। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी वो बेचते थे सामान बहुत हाई प्राइस पे। तो इंडियन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स, ठप, ख़त्म। ब्रिटिश इंडस्ट्री स्काई रॉकेट करके आसमान से भी ऊपर कहीं पहुंच गई थी। किस कॉस्ट पे? इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के कॉस्ट पे। इंडस्ट्रीज़ जो थी उसके ऊपर हम आते हैं तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिफिक रिसर्च होता है। लिनन यानी कि कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, पेपर, केमिकल्स, लेदर, शिप बिल्डिंग, ये सब इंडिया में थोड़े थोड़े करके बनने लग गए और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे करके धीमे धीमे ग्रो करने लगी। स्लोली एंड स्टडीली, स्लोली एंड स्टडीली। मैं स्लोली एंड स्टडीली बोल रहा हूँ, क्यों आपको ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ? कुछ कारण है। क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये सब इंडस्ट्री आए इंडिया में, ये सब इंडस्ट्री आए। अरे भैया, उनके घर पे उनकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जो उनके घर पे इंडस्ट्री थी, उसको उनको पालना पोसना था। ये इंडस्ट्री क्या, इंडियंस की इंडस्ट्री थोड़ी ना उनको चाहिए थी। उनको तो अपने गुड्स इधर बेचने थे, ये इंडस्ट्री उनको चाहिए नहीं थी। इसके लिए इसमें उन्होंने बहुत बाधाएं डाली, हिंड्रेंसेस डाले, धीरे धीरे पनपने दिया, इसके फेवर में कुछ नहीं होने दिया। जबकि वहाँ के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने सब कुछ किया, इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया, इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री जब पनपने लगी तो उसको मुश्किलें पेश करते गए। लेकिन फिर भी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही चीज़ हुआ कि कुछ भी कर लिया उन्होंने, कुछ भी रोकने के लिए कर लिया इंडियन इंडस्ट्री को। लेकिन फिर भी कुछ भी करके जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में पनप गई, लग गई। एक बार लग गई तो फिर आगे बढ़ने का नाम ही लिया उसने, पीछे हटने का नाम नहीं लिया। जितनी मर्जी मुश्किलें डाल दो। तो हम आते हैं अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टोरी पे। एंशियंट टाइम्स में जो था, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर थी। लोग गर्व से कहते थे कि मेरे पास पटोला साड़ी है, मेरे पास इंडियन मसलिन है। ये अमीरों की पहचान होती थी। कौन कितना अमीर है, कौन कितना महंगी चीज़ खरीद सकता है, उसकी पहचान होती थी। इंडियन सामान खरीदना, पटोला, मसलिन, ऐसे सब और भी सामान थे इंडिया के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लेकिन सब कुछ बदल दिया। ब्रिटेन ने लार्ज क्वांटिटी में टेक्सटाइल बनाना चालू कर दिया मशीनें लगा के। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके सामने सरवाइव नहीं कर सकी, उनके कंपटीशन के सामने, उनके प्राइसेस के कंपटीशन के सामने सरवाइव नहीं कर सकती। हैंडलूम पे बनता था इंडिया का कपड़ा, और वो हैंडलूम का
हैंडलूम के ऊपर जो काम करने वाले थे उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, उनकी फैक्ट्रियाँ ठप कर दी, उनका जो कॉटेज इंडस्ट्री था वो ठप हो गया, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे। तो अब वापस एक और स्टोरी पर आ जाते हैं, रणछोड़ लाल छोटा लाल रेंटियावाला की स्टोरी है। इनका पुश्तैनी गांव पाटन था। इनके फादर का नाम था छोटा लाल, वो आके अहमदाबाद में बस गए। अप्रैल 24, 1823 में रणछोड़ लाल जी का जन्म होता है। ये कड़वा पाटीदार होते हैं। पाटीदार एक कम्युनिटी होती है, जैसे पटेल्स के अंदर में पाटीदार होते हैं, और पाटीदार के अंदर भी ये कड़वा पाटीदार थे। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता इनके बारे में, तो इसके बारे में कड़वा पाटीदार या पाटीदार के बारे में और ज़्यादा नहीं पता, तो आप ढूंढ लीजिएगा। 1861 एडी में पहली कॉटन मिल लगाई गई अहमदाबाद में, वो इन्हीं की। 1867 एडी में सेकंड कॉटन मिल लगाई गई, जो भरूच में लगाई गई, वो बेचार दास लश्करी ने लगाई। ठीक है। रणछोड़ लाल ने अपनी फैक्ट्री भरूच में से बंद करके अहमदाबाद में फैक्ट्री लगाई थी। दादा भाई नवरोजी जो थे, उन्होंने, वो इंग्लैंड में रहते थे तब, तो उन्होंने इंग्लैंड में से लूम्स खरीद के सूरत भेजे शिप से, सॉरी सूरत नहीं, मुंबई भेजे शिप से। तो वहाँ पे अब मुंबई और अहमदाबाद के बीच में रेलवे लाइन नहीं थी, तो इसके लिए वो अहमदाबाद लाना उसको मुश्किल था। इसके लिए उसको सी से ही, समुद्र से ही अहमदाबाद लाया गया। मगर भगवान को ये मंजूर नहीं था, या ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं था, या जो भी था, जिसको भी मंजूर नहीं था, वो जो है बीच समुद्र में डूब जाते हैं। और जो ब्रिटिश इंजीनियर जो इंडिया आ रहा था ये लूम्स को सेटअप करने के लिए, वो भी मर जाता है कॉलरा से। तो अजीब सी इत्तेफाक होते हैं, इत्तेफाकों का भी वो था कि ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्री लगे, इंडिया वालों की इंडस्ट्री लगे, इंडिया पनपे फूले, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक भी कुछ हुए, और एक इत्तेफाक नहीं, दो इत्तेफाक हो गए, 3 इत्तेफाक हो गए, जितने भी हुए करा के रणछोड़ लाल जी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं तो लगा के रहूँगा। उन्होंने दोबारा ऑर्डर करी लूम्स। फिर उन्होंने अहमदाबाद में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। कंपनी का नाम उन्होंने बनाया अहमदाबाद कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये एक सुनसान से इलाके, शाहपुर अहमदाबाद का, उस ज़माने में सुनसान था, वहाँ पे उन्होंने ये बनाया। जो कच्ची छत होती है ना, वैसी थैश्ड रूफ, जिसके ऊपर घास फूस डाल के बनाया जाता है, थैश्ड रूफ, मिट्टी की टाइल्स और थैश्ड रूफ और घास वगैरह डाल के, तो वैसी से कच्चे से उसमें बनाया गया। कच्चे से शेड में लूम्स मशीन को रखा गया 1859 एडी में। और 4:45 पे पहली सीटी बजती है, यहाँ पे पहली विसल बजती है, और मिल जो है चालू हो जाती है 4:45 बजे शाम को। तो ये का हौसला देखिए, जितना मर्जी कुदरत ने या ब्रिटिशर्स ने मुश्किलें पेश करी इनके आगे, इन्होंने फिर भी हौसला नहीं हारे, और इन्होंने करा के अपनी फैक्ट्री कॉटन मिल डाल ही दी अहमदाबाद में। तो अब हम आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी यूरोप में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ब्रिटिशर्स, आपको पता ही है, मैंने बोला हुआ कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, वो थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ था। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाती है इंडिया में, और तेज़ी से डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है। जमशेदजी टाटा आजकल के जो रतन टाटा जी हैं उनके पूर्वज थे। जमशेदजी टाटा जो थे, वो उन्होंने पहली इंडिया में आयरन फैक्ट्री लगाई साकची में, जमशेदपुर में। ये
बिहार में एक जगह है जमशेदपुर, वो उन्हीं के नाम से बनी गई है, पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, उन्होंने ही वो शहर बसाया। तो उस शहर में साकची नाम की जगह जो थी, वहाँ पर ये पहली आयरन फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई जमशेदजी टाटा द्वारा। ये बेसिक इंडस्ट्री होती है आयरन की, तो और आयरन की इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री अगर लग जाती है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्री और लग जाती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील जो है वो रॉ मटेरियल बनता है। अब हर चीज़ में तो आयरन और स्टील लगता ही है, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे वायर हो, केबल्स हो, कुछ भी हो, चाहे आपके खाने के बर्तन हो, चाहे ट्रेन के व्हील्स हों, चाहे और कुछ हो, गाड़ी का इंजन हो, हर चीज़ में तो आयरन स्टील यूज़ होता ही है। कहीं पे कास्ट आयरन, कहीं पे कोई आयरन, कहीं पे कोई आयरन, कहीं पे हाई टेंसिल स्टील, कहीं पे स्टेनलेस स्टील, कहीं पे और कुछ उसकी उसी के और कोई वेरिएंट। तो जैसे ही ये इंडस्ट्री लगती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगती है जमशेदपुर में, वहीं से एक नया दौर शुरू हो जाता है। और इस दौर में जो था वो अब नया प्रोसेस आ जाता है आयरन को स्मेल्ट करके बनाने का। पुराना चीज़ जो था जिसमें कोयला बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो चीज़ बंद हो जाता है। और वैसे भी इस अंग्रेज़ी सरकार ने वो कोयले जंगल काट के, जंगल जला के कोयला जो बनाते थे पहले, वो चीज़ इल्लीगल कह दी थी। तो कोयला उस तरीके से मिलना भी मुश्किल होता था। तो एक नए तरीके से उन्होंने इजाज़ करके आयरन एंड स्टील प्लांट बना दिया जमशेदपुर में। आज के ज़माने में उसका क्या नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को, ठीक है। तो अब इसके इर्द गिर्द दूसरी इंडस्ट्री भी बनने लग गई। हर चीज़ का रॉ मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया है कि आयरन एंड स्टील होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, उससे एक नई दिशा मिली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का और बहुत ही पहले इस्टेब्लिश हो गया था। मेटलर्जी में भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। इंडिया की आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो थी वो स्टार्ट हो गई कुटली में, बुरहानपुर में और भद्रावती में। अब हम आते हैं टाटा स्टोरी पे। मैंने आपको बताया था ना, ये कहानियाँ सुनते जाओ और चैप्टर खत्म होता जाएगा। अप्रैल 1904 एडी में दोराब जी, जो जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे थे, वो और एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो जियोलॉजी में जो अर्थ की स्टडी करते हैं, भूकंप वगैरह की भी स्टडी करते हैं और भी बहुत चीज़ों की स्टडी करते हैं, अर्थ के अंदर में क्या कुछ है, कौन से मेटल्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से ओर्स हैं, क्या कुछ है, कितना डेप्थ पे है, कितना क्वांटिटी पे है। तो ऐसे सब जियोलॉजिस्ट की काम होते हैं। तो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड वो ढूंढ रहे थे आयरन ओर डिपॉजिट्स। आज के मतलब इंडिया में से बिहार में से जो आजकल झारखंड कहलाता है, उस एरिया में जमशेदपुर जो एरिया कहलाता है, उसके आसपास के एरिया में आयरन ओर ढूंढ रहे थे। तो बहुत टाइम उन्होंने लगा दिया था ढूंढते ढूंढते, लेकिन एक दिन वो एक विलेज पे पहुंचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि कई लोग बास्केट्स भर भर के आयरन ओर की लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछताछ करी। वो कम्युनिटी कहलाती थी अग्राला कम्युनिटी। तो उन्होंने बताया कि बहुत दूर पहाड़ी पे एक जगह है, वहाँ से हम लाते हैं। तो उन्होंने दोराब जी और चार्ल्स वेल्ड जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ऊंची लंबी चढ़ाई चढ़ी और वो उस जगह पे पहुंच गए जो अग्राला कम्युनिटी के लोगों ने उनको बताई थी। ये थी रज़ारा हिल्स और वहाँ पे उनको मिलता है वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन फाइनेस्ट आयरन ओर। तो ये जगह जो थी बहुत ही इनएसेसिबल थी, यहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। तो इन्होंने जो जंगल था उसको काट के स्वर्ण रेखा नदी के बैंक्स पे उन्होंने एक इंडस्ट्रियल टाउन बसाया, जमशेदपुर।
आज वो जमशेदपुर कहलाता है जमशेद जी टाटा के नाम से। अब मेटलर्जी और टीपू सुल्तान की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उसकी कहानी पर आ जाते हैं। तो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वो मास्टरपीस था इंडियन मेटलर्जी का। वो बहुत ही शार्प थी। वो बड़े आसानी से दुश्मन के जो आर्मर, जो उसने कवच पहना होता था, उसको काट देती थी। इसमें लगा हुआ था वुड स्टील, जो एक बहुत ही ज़्यादा कार्बन कंटेंट वाला, हाई कार्बन कंटेंट वाला स्टील था, और इससे स्वॉर्ड बनी हुई थी और मास्टरपीस था ये इंडियन मेटलर्जी का। तो अब हम आते हैं ब्रिटिश पीरियड में, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये है पीरियड डलहौजी का पीरियड। डलहौजी जो है उसने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट करी थी इंडिया में, और उसकी वजह से उसको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है कई रिफॉर्मर्स द्वारा। 1853 एडी में उसने सबसे पहली रेलवे चालू करी इंडिया में, मुंबई से थाने तक। टेलीग्राफ लाइन भी उसने स्टार्ट करी, एक कोलकाता से पेशावर तक। पेशावर अभी पाकिस्तान में रह गया और कोलकाता तो इंडिया में है ही है, वेस्ट बंगाल में। तो यानी कि एक तरीके से इंडिया के ईस्ट कोस्ट से लेके इंडिया के वेस्ट कोस्ट, मतलब कोस्ट नहीं, अभी वेस्टर्न बॉर्डर के बाहर पेशावर में, वहाँ तक इसने टेलीग्राफ लाइन लगाई। दूसरी टेलीग्राफ लाइन लगाई इसने मुंबई से लेके मद्रास, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा कम डिस्टेंस है, जो पिछली कोलकाता टू पेशावर के मुकाबले मुंबई टू मद्रास थोड़ा कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, थोड़ा नहीं बहुत कम। फिर पोस्टल सिस्टम भी बनाया गया। मेल डिलीवरी फ़ीस ली जाती थी, जब डिलीवर करते हैं तब फ़ीस ली जाती है। आजकल अगर आपको पोस्ट से कोई चिट्ठी, कोई चीज़ भेजनी है तो आपको पहले स्टैम्प लगाना पड़ता है, पहले पोस्टल फ़ीस भरनी पड़ती है, बाद में आपके चीज़ जाती है कहीं पे। लेकिन उस ज़माने में जिसको जो भेजता था उसको फ्री में जाती थी चिट्ठी या जो भी चीज़ भेज रहा है। जो रिसीव करता था उसको फ़ीस भरनी पड़ती थी, रेसिपिएंट को फ़ीस भरनी पड़ती थी, सेंडर को नहीं भरनी पड़ती थी। और पोस्टल रेट्स वेरी करते थे रीजन टू रीजन। अभी जो है हम चैप्टर के एंड में आ रहे हैं, कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब हम कंक्लूजन पर आ गए हैं। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस के बावजूद जो गवर्नेंस थी हमारी कंट्री की, उसने बहुत सारी हिंड्रेंसेस और वो ऑब्स्टिकल्स प्लेस करे, लेकिन फिर भी इंडिया में इंडस्ट्री लग गई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये लगी गई कैसे भी करके। कम्युनिकेशन के नाम पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडिया में आ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे रेलवे चालू हो जाता है। इंडिया की जो दुर्गति करनी थी वो तो करी थी इंग्लैंड ने इंडिया को रॉ मटेरियल का सोर्स बनाया, वो भी चीप से चीप एक्सप्लॉइट करके इंडियंस को, इंडिया की सारी इकोनॉमी को ठप करके, सारे कामकाज को ठप करके, वीविंग ऐसे वैसे सब कामकाज को ठप करके इंडिया से रॉ मटेरियल या एक्सप्लॉइट करके इंडियंस को सबसे सस्ते दामों पे और मार्केट बनाई उन्होंने इंडिया की ही, और इंडिया में अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स को सारों को सप्लाई करा बहुत ही महंगे प्राइसेस पे। तो जो कुछ भी करा, लेकिन फिर भी इंडिया को गेन क्या मिला? इंडस्ट्री लग गई, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन के नाम पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ शुरू हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे रेलवे शुरू हो जाता है। कुछ तो शुरू हुआ, धीरे ही सही हुआ, तो सही पॉजिटिव की तरफ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन, बेस्ट ऑफ लक।